हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। यहाँ पर 10 दिन में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि 10 दिन में क्या पढ़ें जनरल स्टडीज़ के ऊपर, ये फोकस करने वाले हैं। और सिटी चेक करने के लिए कि स्टेट का आपका एग्ज़ाम होगा, ये कब से चेक होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम है, कौन से एग्ज़ाम छोड़ना चाहिए, इससे एक वीडियो में, इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी आपको मिल जाएंगे। और इसके ऊपर भी बात करेंगे क्या एग्ज़ाम किसी लेवल को छोड़ना चाहिए, सही है या नहीं, इसके ऊपर भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, जैसे कल के दिन मैंने कहा था कि इवनिंग में आपको आरआरबी बेंगलुरु जोन के वीडियोस मिल जाएंगे। बेंगलुरु जोन के वीडियोस क्यों नहीं मिले इसके ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट से मैंने कहा था कि आप अपना कम से कम जो स्कोर करके आ रहे हो, ठीक है, रैंक आके के ऊपर चेक कर रखा है आप, तो बस आपको एक मेल करना है। मेल कहाँ करना है? gmail.com, ठीक है, इसके ऊपर मेल करना है। या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे ही चैनल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैटबॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिर्फ इस चैटबॉट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी आप अपना रैंक आईक्यू के जो डेटा है, जो आपका रैंक आ रहा है, ये रैंक आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैटबॉट के ऊपर भी आकर आप अपना जो रैंक है, कि बस अपना पर्सनल डिटेल छिपा लें, बाकी जो आपका रैंक आ रहा है, आपके जोन में कितना रैंक आ रहा है और आपके जोन के किस कैटेगरी में कितने रैंक आ रहा है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे एग्जैक्ट बस अपना रैंक भेज देना, जिससे निकाला जा सके। आरआरबी बेंगलुरु जोन के जब काम कर रहा था, आरआरबी जम्मू जोन के ऊपर काम कर रहा था, तो एग्जैक्ट आंकड़े नहीं निकल रहे थे। एग्जैक्ट आंकड़े तब निकलते जैसे मान लेते हैं ये आरआरबी रांची जोन के डेटा है, ठीक है, जिनमें से 3,345 कैंडिडेट ने एग्जाम दे रखा है। अब इनमें देखें तो पार्टिसिपेट सर्वे में कितना किया, 1162 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पर पार्टिसिपेट ना करने वाले कैंडिडेट के नंबर कितने हैं? 2183 कैंडिडेट है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर इनके कितने स्कोर है, कितने ऐसे कैंडिडेट है इनमें कि जो 80 के आसपास स्कोर किया होगा, कुछ कैंडिडेट इनमें होंगे 93 के आसपास स्कोर किए होंगे, इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 75 के आसपास का स्कोर किया होगा। तो ये निकालना पड़ता है। ये निकालने के लिए आपके डेटा चाहिए, आपके रैंक आके क्योंकि जो रैंक आ रहा है ये चाहिए, तब जाकर एग्जैक्ट निकल पाते हैं। इसकी वजह से आरआरबी बेंगलुरु, आरआरबी जम्मू जोन के वीडियोस आपको नहीं मिल पाए। तो यहाँ पर जब तक कुछ डेटा नहीं आते तब तक कोई वीडियोज नहीं मिलेंगे। तो यहीं पर मैंने सोचा कि आप कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। तो यदि कुछ डेटा आते हैं, आप जिस जोन के चाहते हो, आप चेन्नई चाहते हो, कम से कम 3-4 कैंडिडेट के डेटा आप भेजते हो, किसी 70 वाले भेजते हो, 77 वाले भेजते हो, क्योंकि निकालना पड़ता है। अब मेन यहाँ पर तो ये तो आपके सामने है, 1165 में यहाँ पर कुछ 50 वाले भी सबमिट कर रखे हैं, कुछ 67 वाले भी सबमिट किया। और आपका रैंक कितना आ रहा है? रैंक 11 आ जा रहा है। अब 11 रैंक पर आपका स्कोर कितना है? 70 स्कोर है, 11 रैंक आ रहा है। क्या इस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे? नहीं होने वाले। अब यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट कितने हैं? कुछ जोन में 800 कैंडिडेट हैं और जिसमें 11 रैंक आ रहा है 70 वाले के, तो क्या इससे फाइनल सिलेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा आपका फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन इस पर मिलेगा जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इनके भी स्कोर आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ हम लोग बना रहे हैं, वहाँ पर इनके जो स्कोर जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इन्होंने क्या स्कोर किया होगा, इनके भी डेटा निकालने पड़ते, तब जाकर निकलते। तो यहाँ पर कम से कम कुछ लोग कैंडिडेट भेजते हैं, तब जाकर एग्जैक्ट निकल पाता है। और यहाँ पर जैसे बाद में गलत होते हैं तो आप ही लोग फिर ये बात कहोगे कि गलत आपका जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है गलत रहा। तो यहाँ पर गलत नहीं करना होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के होप जुड़ जाते हैं। ये जब हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं और यहाँ पर यदि उनका रिजल्ट नहीं होता तो बहुत सारे लोग का होप होता है कि हाँ इतने के आसपास कट ऑफ बताया गया है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है लगभग अभी तक जितने भी कट ऑफ के ऊपर हम लोगों ने बात किया है, जिनमें से 80% कट ऑफ तो लगभग सही हुए। अभी तक बहुत सारे एग्जामों के हम लोगों ने देखा वहाँ पर सही हुए, बहुत सारे गलत भी हुए। ऐसा नहीं कि गलत नहीं हुआ, बहुत सारी जगहों पर गलत हुए। तो गलत होते हैं, पर यहाँ पर कोशिश ये किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही किया जा सके, एग्जैक्ट लोगों का स्कोर निकाला जा सके। तो बस इसलिए मांगे जा रहे हैं। आप भेजते हो आरआरबी बेंगलुरु, रांची जोन के, जम्मू जोन के, कुछ और आते हैं तब जाकर उसके ऊपर काम किए जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं आते हैं तो वीडियोस आरआरबी जम्मू और आरआरबी बेंगलुरु जोन के भी वीडियोस नहीं मिलेंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक ऊपर, कौन से एग्जाम देने जाना चाहिए। यहाँ पर एक ही दिन में 2 एग्जाम पढ़ रहे हैं तो क्या एक किसी एग्जाम को छोड़ना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपका लेवल क्या है, खुद का लेवल चेक करो। यदि लेवल एनटीपीसी के बराबर है, आपका स्कोर करने के लिए 78 से लेकर
70 से लेकर 85 के बीच में आप आसानी से स्कोर प्रैक्टिस सेट या सभी जगह कर ले रहे हो 120 में, तो आपको जाना चाहिए एनटीपीसी एग्ज़ाम देने। क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट में यदि इतने स्कोर आ जा रहे हैं और जब रियल परफॉर्मेंस की बात आती है वहाँ पर आपका स्कोर लगभग 85 प्लस आसानी से चला जाता है रियल में, ठीक है। तो ये आसानी से प्रैक्टिस सेट में पेपर ज़्यादातर आसान होते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाए जाते हैं जिससे आप आसानी से 85 कर लेते हो। तो यहाँ पर आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट के हैं जिनके बिहार सब इंस्पेक्टर के फिजिकल है इसी दिन, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपका यहाँ पर क्या जैसे आपका स्कोर कितना है कट ऑफ बिहार एसआई मेंस एग्जाम में आपने स्कोर कट ऑफ के बराबर कर रखा है, कट ऑफ के बराबर कर रखा है। तो यदि कट ऑफ के बराबर है तब एनटीपीसी CBT2 एग्जाम देने जाओ, और यदि नहीं है बराबर, आपका कट ऑफ से बहुत ज़्यादा और यहाँ पर फिजिकल की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे लेवल पर है, 6 से 7 मिनट में आप रनिंग पूरे कर लेते हो, जंप भी हो जा रहे हैं 6 से 7 मिनट के बीच में, रनिंग हो जा रहे हैं, जंप भी अच्छे से हो जा रहे हैं, तब आप फिजिकल देने जाओ। यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट वहाँ पर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जुलाई फर्स्ट वीक आते आते आपको फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तय आपको करना पड़ेगा, आपका टॉप प्रायोरिटी में टॉप प्रेफरेंस आपका कौन सा है, जॉब लेना जल्दी या अच्छे जॉब जो पीसीएस लेवल के एग्जाम देने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट है, तो यहाँ पर पीसीएस लेवल के एग्जाम देने के लिए भी प्लान है। तो यहाँ पर ये तय कर लो कि आपको टॉप प्रायोरिटी क्या है। टॉप प्रायोरिटी ये तो जॉब लेना है तो आप एनटीपीसी CBT2 एग्जाम देने जाओ। यदि टॉप प्रायोरिटी में अच्छे लेवल के जॉब लेने जाना है तो आप अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम देने जाओ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर यहाँ पर आपको टॉप प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि आपका टॉप प्रायोरिटी है क्या, इसके बाद ही आप तय कर पाओगे कौन सी एग्जाम देने जाना है। बिहार सब इंस्पेक्टर वाले कैंडिडेट को भी ये चीज़ देखना होगा, जैसे आपका रनिंग 8 मिनट से 9 मिनट में चले जा रहे हैं, कितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो रनिंग इंप्रूव नहीं हो पा रहा, तो अब सीधे तौर पर एनटीपीसी CBT2 एग्जाम के देने जाओ। ये आपके पास ऑप्शन है। यदि रनिंग अच्छे से कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से हो रहा है, तब देन आप एनटीपीसी को छोड़ सकते हो। उससे बाकी 2 लेवल तो आपको पकड़ा, एक लेवल तो कंफर्म है कि एक लेवल तो एग्जाम आपका पकड़ा जाएंगे। एक लेवल, कुछ कैंडिडेट होंगे जिनको एक लेवल भी नहीं पकड़ा पाएगा, पर यहाँ पे कुछ कैंडिडेट होंगे जो एक लेवल के तो एग्जाम दे सकते हैं, 2, 3 या 5 में से कोई भी एक एग्जाम आप दे ही सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है। अब बात कर लेते हैं 10 दिन में क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगा, ये जो सिलेबस है 10 दिन के लिए ये सिलेबस जो है ना आप अपने सामने रखें, एक प्रिंट आउट हो सके तो प्रिंट आउट निकालें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप हिस्ट्री के पेपर से CBT2 एग्जाम में देखो तो ज़्यादातर प्रश्न कहाँ से पूछे गए, आर्ट से पूछे गए, कल्चर से रिलेटेड पूछे गए, यहाँ के इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड पूछे गए, यहाँ के मोनूमेंट से रिलेटेड पूछे गए, प्लेसेस से रिलेटेड पूछे गए, मंदिर से रिलेटेड पूछे गए। यानी सीधे तौर पर कहा जाए हिस्ट्री सेगमेंट में जो प्रश्न पूछा जा रहा है ज़्यादातर एंसेंट हिस्ट्री हो या मेडाइवल हिस्ट्री हो, दोनों सेगमेंट पे ज़्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे गए जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, मॉन्यूमेंट से प्रश्न पूछे गए, मंदिर से प्रश्न पूछे गए। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया कि जो किसी डायनेस्टी, किसी एम्पायर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से एम्पायर, डायनेस्टी को इग्नोर कर लो, सीधे सिर्फ आर्ट, कल्चर, लिटरेचर जो भी राइटर आपको एंसेंट एरा में, मेडाइवल एरा में जो भी मिल रहे हैं बस उन्हीं को देखो, और कोशिश ये करना है कि 3 बार रिवीजन करना है। एग्जाम आता है तो क्योंकि आपके यदि कल्चर से रिलेटेड कुछ मंदिर के नाम याद कर रहे हो, किसने बनाया, किसके समय बना, ये याद कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में जो एंसेंट मेडाइवल में याद कर रहे हो, वहाँ पर किन्होंने क्या चीज़ से लिखा और किस चीज़ से रिलेटेड वो बुक है जो लिटरेचर लिखे गए किससे रिलेटेड है, इसके ऊपर आप देखा। मॉन्यूमेंट्स में किन्होंने किस चीज़ का मॉन्यूमेंट्स है, ये चीज़ आपने देख रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर किन्होंने बनाया था, कब बनाया था, ये आपने देख लिया। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए जो मंदिर के हो गए या कुछ जो भी हो जाए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो। तो यहाँ से यानी ये सेगमेंट से आपको लगभग हर एग्जाम में 4 से लेकर 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ से ही। और हिस्ट्री के आपको एंसेंट और मेडाइवल हिस्ट्री से कोई भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जा रहा है, जो आपका जो ट्रेडिशनल तरीके अकबर के, बाबर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहे, बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा ये भी नहीं पूछा जा रहा है। जो भी पूछा जा रहा है आपको कल्चर से रिलेटेड, इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड, इनके मॉन्यूमेंट्स जो बनाए गए, इनके मॉन्यूमेंट्स से पूछे जा रहे हैं, इनके द्वारा जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए मेडाइवल हिस्ट्री में या एंसेंट टाइम में जिनके द्वारा मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, इनसे पूछे जा रहे हैं। तो ये ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको सिलेबस को 10 दिन के लिए आप अपने सामने जेरॉक्स कॉपी निकाल कर रख लें, या इसे कोशिश ये करें कि पेन पेपर से लिख लें, जो भी करें आप लिख लें, ठीक है। और यही सिलेबस को सिर्फ कवर कर लें, सिलेबस से बाहर 1% भी नहीं जाना,
1% भी नहीं जाना। अब आते हैं पॉलिटी के ऊपर। इंडियन पॉलिटी में सिर्फ आर्टिकल और अमेंडमेंट यानी संशोधन और जो भी अनुच्छेद है बस यही देखो आप, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ संशोधन देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन जैसे कब 18 कर दिए गए थे, फिर सर्व शिक्षा अभियान वाले संशोधन देख सकते हो, कब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिए गए थे, किस संशोधन के द्वारा, ये तरह के जितने भी संशोधन है अमेंडमेंट है ये देख लो, आर्टिकल देखो, बस इतना ही देखो। अब मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 आवर लगेंगे, 1 आवर, और एग्जाम आते आते 3 बार आराम से आप इस टॉपिक को रिविजन कर सकते हो। इस तरह से आप यदि आप अपना ले जाते हो तो। और रही बात करंट इवेंट में, नेशनल इंटरनेशनल या साइंस टेक की करंट अफेयर में ही आ जाते हैं, जो साइंस टेक से रिलेटेड भी तो प्रश्न ये भी करंट अफेयर में रिलेटेड आ गए, इसरो से रिलेटेड जो भी प्रश्न यहाँ पर ही आ गए। यानी यहाँ पर ये करना है ना कि 1 ईयर के कम से कम 1000 करंट अफेयर्स के आपको बैकअप लेकर चलना पड़ेगा एग्जाम में, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से स्टडी आईक्यू के जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में कहीं भी आप ढूंढोगे स्टडी आईक्यू को ऑफिशियल चैनल जहां पर पीडीएफ डाले जाते हैं वहां पर ये आपको 1000 बेस्ट एमसीक्यूज मिल जाएंगे, या मंथली के 300 बेस्ट एमसीक्यूज मिलते हैं। तो ये कम से कम तो आप पूरे 1 ईयर का एक बार रिवीजन कर लेते हो, 2 बार रिवीजन तो आराम से हो जाएंगे क्योंकि आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा इनमें से। और जब कुछ ना कुछ पढ़ रखा है तो आप रिवीजन तेजी से करते हो तो 2 पीडीएफ तो हो जाएंगे, या किसी बुक तो आप देखते एसपीडी वगैरह तो वहाँ से काम नहीं चलने वाला। अब ये जो 300 एमसीक्यूज होते हैं तो यहाँ पर ये होता है कि जो इम्पॉर्टेंट होता है ना बस वही एमसीक्यूज आपके सामने आते हैं, और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज से ही प्रश्न बन रहे हैं। जितना भी आप एनटीपीसी CPT2 एग्जाम के प्रश्न आप देख लो लेवल 6 और लेवल 4 के, वहाँ पर इसी तरह के प्रश्न बने हैं। तो इसी तरह के आपको प्रश्न देखने पड़ेंगे। 3 टॉपिक कवर हो गए। अब इसके बाद बात करें जनरल साइंस। जनरल साइंस आपको जितना हो सके एमसीक्यूज प्रैक्टिस के ऊपर लगाओ, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। बुक के ऊपर एकदम ध्यान देना ही बंद कर दो। बुक से बेटर ऑप्शन है एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, चाहे लुसेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लुसेंट से आप करो। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कुछ वीडियोस मिल जाते हैं, आप यदि देख पाते हो एमसीक्यूज साइंस रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो यहाँ पर ये देख लो। केमिस्ट्री में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल से 1 प्रश्न आ जा रहा है, ज़्यादा प्रश्न साइंस से पूछे भी नहीं जा रहे हैं, बहुत कम लिमिटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साइंस के ऊपर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, सिर्फ 10 दिन समय है, तो ये भी ख्याल रखना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछा जा रहा है, ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल से पूछे जा रहे हैं। तो 1885 से लेकर 1947 तक आप देख लेते हो ना, तो इतना यानी जो लुसेंट में दिया हुआ है 10 पेज, लुसेंट का 10 पेज। अब यदि चाहा जाए तो आप एक दिन में 1 बार रीडिंग दे सकते हैं, इवनिंग होते होते दूसरी बार रिवीजन कर सकते हैं, और 3rd बार रिवीजन आप एग्जाम से पहले कर सकते हो। ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ लुसेंट के ऊपर, या आप क्राउन पढ़ रहे हो क्राउन से कर सकते हो, या आप ये जो बुक नीरज क्या बोलते हैं क्यू मैथ का जो बुक आते हैं ब्लैक बुक उससे कर रहे हो तो वहां पर भी ये सेगमेंट मिल जाएगा, वहां से भी इसी चीज को कर सकते हो। तो इस बात का आपको ख्याल रखना। जनरल साइंस टेक से जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड प्रश्न है वहाँ से बना है। न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पर इसको रिलेटेड हिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न बन जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो भी किस देश के सहायता से ये पावर प्लांट लग रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। बस सीधे तौर पर कहूँ तो सिर्फ सिलेबस को फोकस करो, सिलेबस से बाहर वाले टॉपिक के ऊपर देखना भी नहीं है क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 दिन समय है। अब सीधे तौर पे यही करना चाहिए। अब बाकी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना इंडिया के बायोडाइवर्सिटी, यानी 2 बायोडाइवर्सिटी तो है ही, एक वेस्टर्न घाट हो जाते हैं, एक ईस्ट हिमालय हो जाते हैं, बस 2 ही आपको देखने हैं, इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। दोनों हिमालय में बस कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना देख ले तो वहां से ही कवर हो जाते हैं। और मुश्किल से 1 लेक्चर यहाँ पर मिल जाएंगे, 1 लेक्चर और ईस्ट हिमालय से मिल जाएंगे, तो दोनों आपको आसानी से कवर हो जाते हैं, इतना समय नहीं लगेगा। बस आपको सही तरीके से बस सिलेबस के टॉपिक को कवर करना है, ना कि पूरा सिलेबस को, होल सिलेबस जितने भी हिस्ट्री आ गए तो हिस्ट्री के पूरा एंसेंट रिवीजन करने लगे, मेडाइवल रिवीजन करने, ये नहीं करना है। इस चीज़ से आपको बचना है, इस बात को ख्याल रखना। इवन और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये लुसेंट या क्राउन किसी भी पब्लिकेशन के बुक में मिल जाते हैं, वहाँ से कर ले, आपका काम बन जाएगा। कंप्यूटर को मैं यही कहूँगा पूरी तरह से इग्नोर करें,
क्योंकि आप कम से कम 40 पेज भी होंगे, 50 पेज होंगे। यदि कंप्यूटर पढ़ने लगते हो 2 प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर प्रश्न क्या आपकी जानकारी में होंगे ही। यदि जो जानकारी में नहीं होगा, यदि आपकी जानकारी में नहीं है, तो कोई भी एग्जाम में बैठा कैंडिडेट किसी की भी जानकारी में नहीं होगा। उन्हीं कैंडिडेट की जानकारी में होगा जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा होगा और एनटीपीसी एग्जाम दे रहे होंगे, उनके जानकारी में होगा, तो बस वो कर सकते हैं, बाकी लोग कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ख्याल रखना है कि हमें कंप्यूटर से रिलेटेड एक भी चीज़ें नहीं पढ़नी है इन 10 दिनों में। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपने देख रखा होगा इंडियन इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अब बहुत कम प्रश्न बनते हैं, फिर भी बनते तो इसे एक बार जो इंडियन ज्योग्राफी में आप जाकर देख लो, लूसेंट सेगमेंट में मिल जाएंगे। फेमस पर्सनालिटीज आपने बहुत सारे याद कर रखा हो, वहीं से आएगा ज़्यादा। हाँ, कुछ नए ओलंपिक वाले फेमस पर्सनालिटीज जो हुए उनके आप एक बार नाम याद रख लोगे। करंट अफेयर जब करोगे वहाँ पर आपका कवर हो जाएगा फेमस पर्सनालिटीज करंट अफेयर करते ही। तो बस इतना ही करना है, इससे बाहर नहीं जाना, सिलेबस से बाहर नहीं जाना, सिलेबस के ही कवर करना है, इतना इस बात को बस ख्याल रखनी है आपको। अब बात कर लेते हैं क्या एग्ज़ाम छोड़ना चाहिए या नहीं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कोई भी एग्ज़ाम आप ना छोड़े। हाँ, यदि उसी दिन आपका कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, मान लेते हैं आपने लेवल 5 एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है, अब आपका फिजिकल मान लेते हैं 17 या 18 का है, और अब लेवल 5 का एग्ज़ाम हो रहे हैं आपका मान लेते हैं 12 का है, ठीक है, 13 का आप लेवल 3 का एग्ज़ाम हो रहे हैं, और 14, 12, 13, 14 का आपका लेवल 3 का हुआ, लेवल 13 का लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और आपका 18 का फिजिकल है बिहार सब इंस्पेक्टर। तो आप आसानी से ये सारे लेवल के एग्ज़ाम दे सकते हो। बस 5 दिन ये होगा कि 5 दिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रनिंग का। आप यदि जहाँ पर भी एग्ज़ाम सेंटर देता तो वहाँ पर यदि आप रूम लेकर रहते ही हो, आसपास में पार्क मिलेंगे, थोड़े बहुत रनिंग की प्रैक्टिस करना चाहो तो रनिंग की प्रैक्टिस भी आप कर लोगे, और 18 का आपका जो फिजिकल होगा वहाँ पर भी ध्यान दे लोगे। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम छूटेगा ही छूटेगा। अब हाँ, जैसे वैसे एग्ज़ाम जो स्टेट पीसी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक दिन जैसे मान लेते हैं आपका लेवल 2 के दिन एग्ज़ाम पड़ गया पीसीएस एग्ज़ाम, तब तो आपको तीनों लेवल छोड़ना पड़ेगा, वो या पीसीएस आपको देना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज़ करना पड़ेगा। अब तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एनटीपीसी एग्ज़ाम देने जाओ, क्योंकि आपका टॉप प्रायोरिटी हमेशा जॉब होगा। जब जॉब है तो यहाँ पर यही उम्मीद करता हूँ कि आप जो टॉप प्रायोरिटी है उसी को ध्यान देगो आपको देना होगा। तो एनटीपीसी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि एनटीपीसी उतना समय नहीं लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस साल में पूरी तरह से फाइनल कर देगा। तो इस बात को आप ख्याल रख सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।